फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय ड्रीम डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आया था नवांशहर, तो आज मैं आया हूँ भगत सिंह म्यूज़ियम में। तो अभी देखते हैं शहीद आजम भगत सिंह म्यूज़ियम में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। पहले एंट्री ले लेते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं भगत सिंह के बारे में और इस म्यूज़ियम के बारे में। फ़िलहाल आप यहाँ से नज़ारा लीजिए, कितना सुंदर दृश्य है म्यूज़ियम का। चारों साइड आप देख सकते हैं। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में, क्योंकि ये बंद हो जाता है 4:20 पर और 4 बज चुके हैं। तो एंट्री करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बगैर फिर हम आपको आगे का दिखा नहीं पाएंगे। अभी इनका घर भी है भगत सिंह जी का यहाँ पर, वो देखते हैं कहाँ जैसे है, फिर उसके यहाँ के बाद वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटो लेना मना है, लेकिन ये आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि फ़ोटो लेना मना है। दोस्तों, ये देखिए, यही खाट है जिसमें वो जेल में बैठे हुए देखा गया था उनको अंतिम समय में। दोस्तों, कि जैसा कि आपको बताया मैंने कि म्यूज़ियम में तो फ़ोटोग्राफी बिल्कुल मना थी और वीडियोग्राफी भी मना थी, तो हम बना नहीं पाए। लेकिन वहाँ जो था वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि पूरी बचपन से लेकर उनकी वहाँ लिखी हुई थी, वर्णित थी। और जो जब शहीद हुए तो उनके जो खून से लथपथ रेत था और पत्थर थे, वो भी वहाँ पर रखे हुए थे म्यूज़ियम में। तो उसके बाद दोस्तों, अब हम आ गए हैं भगत सिंह के जो एंसेस्ट्रल हाउस, पैतृक घर जो है एंसेस्ट्रल हाउस, वहाँ आ गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, हम बिल्कुल एंसेस्ट्रल हाउस में हैं। ये ही भगत सिंह का एंसेस्ट्रल हाउस है, आप देख सकते हैं। और यही वो कुआं हैं जो अक्सर घरों में पहले होते थे। ये मैं पहले आपको घर के दर्शन करा देता हूँ, फिर भगत सिंह के बारे में बताऊंगा। यहाँ भी लिखा है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, लेकिन आया हूँ इतनी दूर से तो थोड़ा बहुत तो करके जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड को कमरा, और यहाँ पर ये खाट है, मंजा जिसको बोलते हैं, बिस्तरा भगत सिंह का, वो भी आप देख सकते हैं। और ये कमरा इधर है जहाँ उस जमाने के टेबल और चेयर रखे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं चक्की जो पहले घरों में बनती थी, जिस पे आटा कणक गेहूँ वगैरह पीसते थे, वही है। तो यही था, अब मैं बताऊंगा आपको भगत सिंह के बारे में। और ये कमरा इधर को है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं उस टाइम के, और खाट भी है, मंजा भी है, अलमारी भी है, और गिलास, जैसे बड़े बड़े गिलास जिनमें लस्सी पीते हैं, तो पंजाबी जो लस्सी वगैरह पीते हैं तो वही गिलास हैं, आप देख रहे होंगे। और उसी जमाने का चूल्हा भी यहाँ पर बना हुआ है। और इधर को चरखा है रखा हुआ, और खाट पर भगत सिंह की फोटो है। और पुराने ज़माने के बर्तन भी रखे हुए हैं, इधर को भी आप देख रहे होंगे। बर्तन है बिल्कुल पुराने ज़माने के, उस समय के। और बैठकू आप देख रहे होंगे कितने सुंदर है, नीचे रखे हुए हैं, उसी समय के बने होंगे। बिल्कुल वही मेमोरी ताज़ा हो जाती है कि हम भी उसी समय में हैं भगत सिंह के, यहाँ घर को विजिट करके। और यही है घर। ये घर आज भी उसी ओल्ड फॉर्म में है, साथ में जबकि नए नए घर बन चुके हैं, लेकिन इसको वैसा ही रखा गया है। और
भारत सरकार द्वारा इसे ऐतिहासिक धरोहर करार दिया गया है। ये कुआं तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आइए अब बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे भगत सिंह जी के बारे में, तो अभी मैं ठीक उनके घर के सामने जो पार्क है छोटा सा, उसमें खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे पार्क। तो हम बात कर रहे थे भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह का जो जन्म था वो 27 सितंबर 1907 को बांगा में हुआ था। जो बांगा पंजाब में ही पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में है वो। तो ये जो घर है इनका पैतृक घर है भगत सिंह जी का, और वो वहीं बांगा में रहते थे और उनकी स्कूल की शिक्षा भी वहीं हुई थी। और उनके 4 भाई और 3 बहनें थी। तो वो दूसरे नंबर पर थे। और उनकी स्कूल की शिक्षा के बाद डीएवी स्कूल में हुई थी उनकी शिक्षा। तो तभी से वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उसी डीएवी कॉलेज में लाहौर में पढ़े हुए हैं और वहाँ पर राजनीति में आगे थे। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका, उसके लिए उन्होंने कई कॉलेज में ड्रामे और इस तरह के नाटक वगैरह भी किए कि ताकि जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उनको तेज किया जा सके। और उसके बाद फिर जब लाला लाजपत राय जी इंजर्ड हुए थे, जो अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाया था, साइमन आयोग बनाया था कि जो इंडियन पॉलिटिशियन है उसकी समीक्षा के लिए, तो उसमें कोई भी जो सदस्य था वो भारत का नहीं था, सब ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश, तो इसलिए उसका विरोध किया जा रहा था। तो जब विरोध के दौरान जो स्कॉट जेम्स हैं, वो उन्होंने चोट मारी थी, लाला लाजपत राय को चोट लगी थी उसमें जब आंदोलन को रोका जा रहा था। तो उसके कुछ टाइम बाद जो लाला लाजपत राय जी थे वो उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो इसका काउज वही माना जा रहा था कि जो जेम्स स्कॉट है उसी ने उनकी हत्या की है। तो इसलिए उन्होंने उसको मारने का प्रण लिया था। ये नहीं अकेले भगत सिंह ही नहीं थे, उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु थे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई थी उसके सदस्य थे ये शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद एंड और साथ में थे भगत सिंह जी। तो इन्होंने चारों ने मिलकर योजना बनाई थी कि इसको जो जेम्स स्कॉट है उसका मर्डर करने की। लेकिन हुआ ऐसा कि जेम्स स्कॉट के बजाय उन्होंने जो उसका असिस्टेंट था, जो प्रोबेशनर आईपीएस था उस टाइम का, जॉन सॉन्डर्स, उसकी हत्या कर दी। और जैसे उन्होंने उसको गोली मारी, चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले गोली मारी थी उसको और वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद भगत सिंह ने 8 गोलियां मारी थी उसके ऊपर, लेकिन उन्हें बाद में पता चल गया था। और जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उनका पीछा कर रहे थे चानन सिंह, जो कांस्टेबल थे उस टाइम, हेड कांस्टेबल वहाँ पुलिस स्टेशन के, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही उसके मारा था। तो जो पीछा कर रहे थे चानन सिंह, और बाद में फिर उससे बचने के लिए उसने उनको भी मार दिया था भगत सिंह ने। तो वहाँ से फिर वो भाग गए थे। लेकिन लाहौर में फिर उस टाइम, क्योंकि लाहौर की बात है, तो उस टाइम इतनी सख्ती हो गई थी कि बाहर जाना बहुत मुश्किल था। लगभग 500 जो पुलिसकर्मी थे वहाँ डिप्लॉय कर दिए थे, लगा दिए थे अंग्रेजी सेना ने। अंग्रेज, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने 500 लगा दी थी उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। लेकिन जो इनकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इसके जो अन्य सदस्य थे, उनकी एक पत्नी थी, दुर्गा नाम था जिसका, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया था इनका वहाँ से भागने के लिए भगत सिंह जी का। उन्होंने, उस टाइम की बात है कि भगत सिंह की बीवी बनी थी वो, और जो राजगुरु थे वो उनके नौकर बने थे।
और वो ट्रेन से फिर वहाँ से भागे थे और दिल्ली आ गए थे। लेकिन दिल्ली में भी उन्होंने एक प्लान किया था, कॉन्स्पिरेसी प्लान की थी उस टाइम, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर बम फोड़ा था। लेकिन जो बम है उससे किसी की हत्या करने के लिए नहीं फोड़ा था, बल्कि वो डरावा देने के लिए था। क्योंकि भगत सिंह की जो थ्योरी थी वो ये थी कि कुछ अच्छा पाने के लिए बुरा भी करना पड़ता है। तो आज़ादी पाने के लिए वो जो जंग थे वो लड़ रहे थे अपने, उनका उद्देश्य वही था। क्योंकि वो एक अच्छी बात थी इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपने उस मर्डर को भी जस्टिफाई किया कि मैंने तो इस वजह से उसकी हत्या की थी। तो वैसे उन्होंने वहाँ भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ भी धमाके किए थे, लेकिन जो खाली चेयर्स थी वहीं बम फोड़ा था। और जो बम की वजह से जो धुआं अंदर उठा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी वजह से वहाँ से भाग गए थे, लेकिन बाद में पकड़े गए थे। और वहाँ पर उनके विरुद्ध फिर ट्रायल चला था, और ट्रायल में उनको जो केस चला उनके ऊपर, तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई थी। तो उसके बाद वो, जैसा कि आपको पता है, उसके जो जॉन सौंदर है उसके केस में वांछित थे क्योंकि मर्डर किया हुआ था उसका। तो उसके बाद वहाँ से उनको शिफ्ट कर दी गई थी उनकी कस्टडी, और लाहौर में, और लाहौर में उनका ट्रायल चला था फिर उस केस का। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उस टाइम एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि जो इस तरह के केस हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जिसमें 3 जज थे जो हाई कोर्ट की लेवल के थे, और उनका जो फैसला होता था उसकी अपील केवल प्राइवी काउंसिल ब्रिटिश में ही होती थी, यहाँ नहीं, इंडिया में उसकी कोई अपील नहीं थी। तो जो ट्रायल था वो, उसके जो ऑर्डिनेंस था उसको चैलेंज भी किया गया, लेकिन वो जो पिटिशन थी वो डिसमिस हो गई थी, और वो जल्दबाजी में ट्रायल हुआ उनको, और बाद में उनको मौत की सज़ा सुना दी। तो जब वो कस्टडी में थे यहाँ लाहौर में, तब उन्होंने एक जो स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, भूख हड़ताल, वो भी की थी जेल में। क्योंकि जो कैदी थे, जिस जिस तरह के पॉलिटिशियन जो कैदी थे उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार जेल में नहीं किया जाता था, ना ही उनको अच्छा खाना दिया जाता था। तो उन्होंने लगभग 116 दिन की जो हंगर स्ट्राइक थी वो जेल में की थी। लेकिन बाद में, जैसा कि आपको पता ही है, उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, और जो फांसी की सज़ा थी वो भी एक दिन पहले ही एग्जीक्यूट कर दी थी। जैसे 24 मार्च को उनको फांसी होनी थी, तो उनको जो 24 मार्च की सुबह फांसी होनी थी, लेकिन 11 घंटे पहले यानी 3 मार्च को शाम को इनको फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको म्यूजियम में दिखा दिया कि उनके जो वहाँ से जो खून से लथपथ रेत था और वो थे, वो सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये जो घर है भगत सिंह का, वो मैंने आपको दिखा दिया है। स्टोरी जितनी मेरे को पता थी वो मैंने बता दी, और जो जितनी मैंने म्यूजियम में पढ़ी। तो दोस्तों देखिए, इतना ही था आज के मेरे इस ब्लॉग में, जो था भगत सिंह को समर्पित। क्योंकि मैं आया हूँ उनके गांव भी, घर भी देख लिया है मैंने, और म्यूजियम भी देख लिया है, और उनकी जितनी स्टोरी मुझे पता थी वो भी मैंने आपको बता दी है। क्योंकि मर्डर तो उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने अच्छे के लिए किया था। जैसे कि उनका जो थ्योरी थी वो जो महाभारत के श्री कृष्ण भगवान जी हैं उनके ऊपर बेस्ड थी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी अच्छाई की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कई अपराध भी साथ साथ किए थे। कई मतलब चालाकियों से जो युद्ध था वो जीता था महाभारत का। तो इसी तरह से इनकी जो भगत सिंह थे, इनकी भी यही थ्योरी थी कि आज़ादी पाने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, तभी दबाव पड़ेगा अंग्रेज सरकार पर, तभी वो छोड़ कर जाएंगी। और बाद में वो थ्योरी कामयाबी हुई। दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको भगत सिंह के बारे में। लेकिन थोड़ी सी बात इतनी है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी उस टाइम, जब भी इन्होंने मर्डर किया था और वो बम ब्लास्ट किया था, तो कुछ उस टाइम तो आलोचना करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इनकी जो देशभक्ति की भावना थी उसको सराहा था। और मर्सी पिटिशन ने भी इनकी जो फांसी की सज़ा थी उसके अगेंस्ट फाइल की थी, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई थी। तो बाद में फिर फांसी होनी थी तो हो गई थी। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है।
तो दोस्तों ठीक है, मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब इसके अलावा आपको कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकें, और आपने यहाँ कौन सी जगह और जो है वो देखनी है वो भी मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको नई नई जगह भी बता सकता हूँ। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, एंजॉय कीजिए आप।